हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज दिस इज फाइनल रिवीजन पेपर वन के। हम ऑल 10 यूनिट्स रिवाइज करने वाले हैं मिनिमम टाइम में। सो इसको आप बाहुबली रिवीजन सीरीज भी कह सकते हो या बाहुबली रिवीजन क्लास कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमम टाइम में काफ़ी इंपैक्टफुल क्लास रहने वाली है। मिनिमम टाइम में हम कंप्लीट 10 यूनिट्स यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। मैं बता दूं कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो एवरग्रीन टाइप टॉपिक है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। ए टू जेड टॉपिक कवर करेंगे तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर क्लास काफी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रह पाएगी। इंपैक्टफुल का मतलब है कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें दी जा सके जहां से आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपकी जो रिवीजन है मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना है, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, किस तरह के कपड़े पहन के जाना है क्योंकि ठंड का टाइम है। तो ऐसे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को समझना जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में आपके साथ दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका काफी ज्यादा। तो इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम हॉल में जाने से पहले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और एक वीडियो जो कि मैं सभी को रिकमेंड करता हूं हमेशा, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसे में आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हो। इस वीडियो को देखेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन मतलब तुक्का लगाने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो उस ट्रिक्स को समझिए और इस ट्रिक्स का यूज करिए। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देख ली तो दोबारा देख लो, नहीं देखी तो फिर तो आपको पक्का देखना ही देखना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। एंड गाइज आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। कई बार मैं स्टेटस पर लगा लेता हूँ इंपॉर्टेंट अपडेट, या फिर कई बार हम कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो मैं उसको टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ। सो मेक श्योर आप इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। और एक रिवीजन सीरीज जो कि मैं करवा रहा हूँ आपको पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। आप देखेंगे पेपर वन को मैंने 29 मिनट्स में कवर किया हुआ है, यूनिट वन को। यहाँ पर आपकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको 27 मिनट में कवर किया हुआ है। इसी तरीके से हमने मिनिमम टाइम में हर एक यूनिट को कवर किया हुआ है। सो आप इस सीरीज के थ्रू भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपका भी टाइम है, एग्जाम होने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाकी हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ये सीरीज भी आपको काफी कुछ देके जाएगी, वो भी मिनिमम टाइम में। ओके सो गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वयं, स्वयं प्रभा। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वयं एक वेबसाइट है जहां पर कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। और जो स्वयं प्रभा है वो 40 डीटीएच चैनल्स हैं। याद रखिए टीवी चैनल्स होते हैं स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स की बात की जाती है जहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है एजुकेशनल कंटेंट, जबकि स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कोर्सेज करते हो। तो दोनों अलग अलग चीजें याद रखिए। स्वयं की फुल फॉर्म याद कर लो, क्योंकि एक बार तो एनटीए ने आपके एग्जाम में सिर्फ स्वयं की फुल फॉर्म ही पूछ ली थी। सो स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। ये दिस इज द फुल फॉर्म। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्वयं कब बना था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आप मुझे कमेंट करके बताओ ईयर, कौन से ईयर में स्वयं को लॉन्च किया गया था। तो फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको पता है तो। Swayam is a program that has been initiated by the government of India and has been designed to accomplish the 3 cardinal principles। इसके ऊपर भी गाइस क्वेश्चन बन चुका है, एग्जाम में पूछा गया था कि 3 cardinal principles कौन से हैं। तो ये हैं आपके एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। क्या बोला जा रहा है? पहुंच, स्टूडेंट्स तक पहुंच हो सके, समानता मेंटेन है और गुणवत्ता मेंटेन है। तो ये 3 कार्डिनल अप्रोच जिसके ऊपर स्वयं बेस्ड है। तो ये गाइस आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्वयं प्रभा की, तो स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा वॉज लॉन्च्ड बाय मिस्टर प्रणब मुखर्जी ऑन 19 जुलाई 2017। तभी राष्ट्रपति थे उस टाइम पर हमारे इंडिया के। ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, स्वयं प्रभा इज ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल्स। पहले 32 हुआ करते थे, फिर बाद में 2 ऐड होकर के 34 हो गए, अभी इस टाइम पर 40 हो चुके हैं। अच्छा, ये 40 मैं क्यों बोल रहा हूँ? कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ज्यादा है, आप 40 क्यों बताते हो? ये देखिए गाइज, मैं आपको स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के आ गया हूँ, और ये जो है आज जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ उस दिन का अपडेट है। आप देख सकते हो यहाँ पर 40 नंबर ऑफ चैनल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर स्वयं प्रभा जो है ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल्स ऐसा लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या आपको लग रहा होगा सर कम है या सर ज्यादा है? ये ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है, तो इस वजह से मैं इस वेबसाइट पे आपको लेकर के आया हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में कितने चैनल्स अवेलेबल है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे अपने कंटेंट को।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 2017 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, इस डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, सो ये क्या है, 24/7 चलता रहता है, टेलीकास्ट होता रहता है, हाई क्वालिटी में एजुकेशनल प्रोग्राम चलते रहते हैं इसमें। ये सैटेलाइट यूज फॉर टेलीकास्टिंग स्वयं प्रभा GSAT-15 सैटेलाइट, इस सैटेलाइट के थ्रू इस स्वयं प्रभा को चलाया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ईच डे देयर इज a new content delivery of for at least 4 hours which is repeated 5 more times during the day so that the students can choose their time of convenience to स्टडी अकॉर्डिंगली। तो हर दिन 4 घंटे का नया कंटेंट आता है जो कि 5 बार रिपीट किया जाता है डेली बेसिस पे। अब ये जो स्वयं प्रभा है ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इस टाइम पर कौन इसको मेंटेन कर रहा है, तो BISAG ये है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर में है ये, गुजरात में। इस वेब चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय इन्फ्लिबनेट। याद रखना है, इन्फ्लिबनेट मेंटेन कर रहा है इसके वेब पोर्टल को। और इन्फ्लिबनेट की फुल फॉर्म भी एग्जाम में एक बार पूछी गई थी यूजीसी नेट में, ये भी आपके PYQ का क्वेश्चन बन जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, तो ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात में। सो द कंटेंट्स ऑफ स्वयं प्रभा आर प्रोवाइडेड बाय, अब ये जो कंटेंट जो है ना, जो स्वयं प्रभा पे अवेलेबल करवाया जाता है, जो डेली 4 घंटे के नए लेक्चर्स आते हैं, वो कौन अपलोड करता है, कौन कर रहा है। तो जो कंटेंट है वो क्रिएट किया जाता है नेपटेल के थ्रू, IITs हो गया, UGC हो गया, इग्नू, CEC, NIOS हो गया, NCERT। तो ये सब मिलकर के कंटेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं ताकि जो कंटेंट नया कंटेंट है वो डेली बेसिस पे नया कंटेंट आपको अवेलेबल होता रहे। ठीक है, बाकी मैंने हिंदी मीडियम में भी स्लाइड डाल दिया, आप अगर हिंदी मीडियम से तो इस वीडियो को पॉज करके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। गाइज देखो, अभी NTA ने लास्ट 1-2 एग्जाम में देखने को मिला है कि जो स्वयं प्रभा के चैनल्स है ना, 40 चैनल्स जो हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं, इनको याद करने, मतलब इनके नेम याद करने कि कौन सा चैनल कौन चलाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा चैनल चलाती है, कौन से चैनल्स इग्नू चलाता है, कौन सा चैनल UGC चलाता है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन, इनको आपको याद करना है कि कौन से चैनल का नेम क्या है और कौन चलाता है। तो ये आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर 40 चैनल्स की लिस्ट मैंने बता रखी है और आपको याद भी करवा रखी है चैनल्स के नेम। तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपको 40 के 40 चैनल्स पता चल जाए कि क्या नाम है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको चलाती है। अब हम बात करेंगे कि IC टूल्स जो कि टीचिंग एंड लर्निंग मेथड में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो ICT टूल्स यूज किए जाते हैं। तो एक ब्लैक बोर्ड करके एक सॉफ्टवेयर है, गूगल क्लासरूम है एक सॉफ्टवेयर, आप जानते हो, एक बहुत ही रिनाउंड वेबसाइट है। ट्रेलो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, पेपर फॉर्म हो गया फॉर क्रिएटिंग सेल्फ ग्रेडिंग क्विजेज। तो ये क्विज बनाने के लिए पेपर फॉर्म का यूज किया जाता है, स्टूडेंट इंटेक फॉर्म्स एंड शेड्यूलिंग शीट्स। और इसके अलावा काहूत करके है, ये भी क्विज बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्रेजी फॉर मेकिंग स्टाइल्स लेक्चर प्रेजेंटेशन एंड विजुअल एड्स। तो जैसे PPT का हम लोग यूज करते हैं अच्छे विजुअल देने के लिए ताकि कंटेंट जो है अच्छा लगे, ऐसे ही प्रेजी करके एक सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं और इंटरेक्टिव और स्टाइलिश फॉर्म में लेक्चर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जो हम डिलीवर करने, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसको और अच्छा क्रिएट करने के लिए, उसमें क्रिएटिविटी लाने के लिए हम प्रेजी का यूज करते हैं। तो ये कुछ, मतलब सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ फेमस हैं, कुछ रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, कुछ सॉफ्टवेयर है जिनका हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आप जानते हो जूम का भी कई लोग यूज करते हैं ऑनलाइन टीचिंग करने में, है ना। इसके अलावा काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो जिनका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे रिसर्च मेथोलॉजी की, मेथड्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, देखो ये बहुत तरह की रिसर्च होती है, अलग अलग तरह की रिसर्च होती है। मैं ये मेथड्स ये हैं जो यूज किए जाते हैं रिसर्च में। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, किस तरीके से इसका यूज होता है। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक रिसर्च, ऐसी रिसर्च जो कि बिल्कुल नेचर से रिलेटेड है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, बिल्कुल बेसिक रिसर्च है भाई, कोई सामान ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आएगा। फंडामेंटल रिसर्च है ना, जिसके ऊपर आपकी पूरी साइंस बेस्ड है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जिसमें चीजें, इसमें बेसिकली उस तरह के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाता है जिनको पहले ज्यादा इन डेप्थ में एक्सप्लोर नहीं किया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि क्या किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है, तो यस, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है पहले, लेकिन बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च नहीं हुई है काफी टाइम से। तो इस एरिया पर अगर आप स्टडी करते हो तो इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाएगा, क्योंकि मतलब इसके ऊपर पहले से स्टडी हो रखी है, बट बहुत ज्यादा इन डेप्थ और मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं किया गया था तब। तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं हो रखी है और उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। देखो नाम से पता चल रहा है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड को, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो।
नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट जो रिसर्च है आपकी कंक्लूसिव रिसर्च, मतलब कंक्लूजन निकालना चाहते हो, ऐसी रिसर्च जिसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं ताकि कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, तो उसको कंक्लूसिव रिसर्च कहा जाएगा। अब आपको लगेगा सर हर एक रिसर्च का पर्पज यही होता है कि कंक्लूजन निकाला जाए, नहीं, हर रिसर्च का मतलब ये नहीं कि कंक्लूजन तक पहुंचा जाए, कई बार रिसर्च अधूरी छोड़ दी जाती है, ऐसी भी होती है। बट यहाँ पर इस केस में क्या है कि हमें कंक्लूजन तक पहुंचना ही पहुंचना है, कुछ भी हो जाए हमें कंक्लूजन चाहिए। तो कोई ऐसी रिसर्च जो करी जा रही जो कंक्लूसिव हो उसे कंक्लूसिव रिसर्च कहा जाएगा। सर्वे, सर्वे कैसे करते हैं आपने देखा होगा, आपके मोबाइल फोन पर कई बार मैसेज आता है कि आप बताइए किसको वोट कर रहे हैं, या कई बार कॉल करके पूछा जाता है कि आप बताइए इस साल किसको वोट कर रहे हैं आप, इस साल की पार्टी में। सो गाइज यहाँ पर क्या है कि कॉल करके सर्वे करवाया जाता है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सर्वे के थ्रू करवाई जाती हैं। जनरली पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े लेवल की जो चीजें हैं, मतलब जहां पर वाइड एरिया है वहां पर सर्वे करवा लिए जाते हैं। कई बार छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्वे हो जाते हैं, तो इसके थ्रू भी हम रिसर्च करते हैं। केस स्टडीज होती हैं जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। केस स्टडी बेस्ड रिसर्च भी होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए नीरव मोदी का केस हो गया, है ना। इसके अलावा आपके पंजाब नेशनल बैंक में तो नीरव मोदी केस हुआ था, एसबीआई में जो केस हुआ था, जो बैंक में बहुत बड़ा घोटाला हो गया था, या कोई जैसे एयर इंडिया हो गई, है ना, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, बाद में इसको वो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया। तो इस तरह की कोई स्टडीज होती है जिसके ऊपर रिसर्च करती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब फ्रॉड क्यों हो रहे हैं कंपनियों में, बैंकों में, या कोई एयरलाइन क्यों काम नहीं कर पा रही है, तो इसके ऊपर कोई हम केस स्टडी करते हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब नाम से पता चल रहा है इसमें न्यूमेरिकल डेटा का यूज किया जाता है, मतलब कोई ऐसी रिसर्च जिसको हम थ्योरेटिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर्स में ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अ, हमारे हमारे जिसमें हम रहते हैं सौर मंडल में, जो हमारा सोलर सिस्टम में कितने हमारे प्लैनेट्स हैं, तो पहले 9 हुआ करते थे, बाद में प्लूटो हटा दिया तो 8 बचे। तो ये क्या है कि अब इसको नंबर में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 8 ही बोलोगे, है ना, और कोई रास्ता है नहीं। तो ऐसे अलग अलग सोलर सिस्टम के ऊपर अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही हो सकती है स्टडी। तो इस तरह की कोई भी रिसर्च जिसमें नंबर्स का ज्यादा यूज किया जाता है कंक्लूजन के तक पहुंचने के लिए, वहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रही होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब है कि जहां पर हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई एम्प्लॉय ज्यादा मेहनती है, ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये वो 10 किलो हार्डवर्क कर रहा है या 5 किलो हार्डवर्क कर रहा है, कैसे बोलोगे। कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के साथ साथ मेहनती भी है, ईमानदार भी है, ऑनेस्ट है, उसको हम लीटर में प्रेजेंट नहीं कर सकते, कितने लीटर एक नंबर में प्रेजेंट नहीं कर सकते कि 10 किलो 5 किलो मेहनत कर रहा है, वो नहीं, वो मेहनती है तो है, आप यही कह सकते हो आप, है ना, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कोई हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इन चीजों को अपनाते हैं, जहां पर हम किसी की क्वालिटी पे रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉय की क्या क्वालिटी है, दूसरे की कंपनी के एम्प्लॉय की क्या क्वालिटी है, इनको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो वहां पर कहने की क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज कर रहे होते हैं। समझ गया ना आप लोग, जहां पर डेटा का मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डेटा यूज नहीं होता। अब देखिएगा नेक्स्ट आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब भर भर के लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। अब इस तरह की जो रिसर्च होती है इसमें आप न्यूमेरिकल फॉर्म में चीजें नहीं लिख सकते, ना ही वो आपकी क्वालिटी वाली चीजें हैं, बट आप लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी रिसर्च जिसमें आप लिख लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज के बारे में, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। मतलब इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णन करना। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में लोग बोलते हैं वर्णन करना। तो किसी चीज का वर्णन किया जा रहा है, मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको लिख लिख के बताया जा रहा है कि इस चीज के अंदर किस तरह की चीजें हैं। तो ये जो रिसर्च, इस तरह की कोई रिसर्च है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब है कि बहुत ज्यादा एनालिसिस किया जा रहा है। एनालिटिकल का मतलब वही है कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डेटा है, लेकिन एनालिटिकल फॉर्मेट में रिसर्च हो रही है, बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ रहा है हमें कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। और जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है, ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, याद रखना, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे कोई बीमारी आ गई, उसकी मेडिसिन बनाना, या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके ऊपर नया एक्ट यानी कि नया कानून, नया लॉ बनाना। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है। आई होप आपको सारी जो रिसर्च है वो अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके अलावा गाइस जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो है सैम्पलिंग मेथड्स। अब इसमें आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, कुछ आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। इनको आप सिंपली याद कर लो, इनके नाम याद कर लो, इतना ही काफी है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं इसमें आपका आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके अलावा जो नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं मेथड्स वो होते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग,
स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। क्योंकि अभी हम रिवीजन करें तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसमें भी मैंने आपको फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप उनको अटेंड करेंगे तो वहां से मैंने इनको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के कि किस तरह के किस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आप बाद में भी इस चीज को रिवाइज कर सकें और याद कर सकें कि कौन कौन से जो है आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड है और कौन कौन से आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड्स है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आई होप आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, और अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो गाइस देखिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले था प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। गाइस हो सकता है आपको बीप की आवाज आ रही हो बीच बीच में कभी कभी, वो मेरा इन्वर्टर है और इन्वर्टर की आवाज जब लाइट आती जाती है तो इस तरीके से बीप कर रहा है। तो सॉरी फॉर दैट, आज मैं इन्वर्टर के पास बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है। सो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप ये होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आप इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है फॉर्मुलेटिंग, सुनना ध्यान से वर्ड्स क्या बोल रहा हूं मैं, लिखा होता है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, ये होता है मतलब फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि किस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो, मतलब तो वही हुआ ना, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को या आपने उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया, तो वो पहला स्टेप वही होता है। तो अगर बोला जाए आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम तो भी सही है, बोला जाए कि पहला स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन तो वो भी सही है ना। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए वो एक ही बात है। तो पहला स्टेप ये होता है। सेकंड होता है रिव्यूइंग लिटरेचर। आप लिटरेचर रिव्यू करते हो कि पहले क्या स्टडी हो रखी है, लिटरेचर को रिव्यू करना दूसरा स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चंस को बनाना, क्रिएट करना, यानी रिसर्च डिजाइन करना आपका आ जाएगा। देन आएगा फोर्थ नंबर पे चूजिंग द स्टडी डिजाइन, किस किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, आपके रिसर्च करने का मेथड्स क्या रहने वाले हैं उसमें आप फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ पे आएगा डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिजाइन, कि आप किस तरीके के सैंपल चूज करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करने वाले हो। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डेटा, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे सिक्स नंबर पे। सेवन्थ नंबर पे हम प्रोसेस करेंगे डेटा को और एनालाइज करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और कंक्लूजन, कई बार कंक्लूजन लिखा होता है, कई बार लिखा होता है रिपोर्ट राइट लिखना, कई बार ड्रॉ द रिजल्ट लिखा होता है। तो किसी भी वर्ड में लिखा हो, सबका जो शब्द का सभी शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है, मतलब कंक्लूजन तक पहुंचना, रिपोर्ट राइट लिखना, कंक्लूजन करना, सबका मतलब एक ही है। तो इस चीज के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डाल दिया। ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रिसर्च एथिक्स, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। तो गाइस देखिए, रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है कि जब भी आप रिसर्च करो तो आपको एथिकल रहना होता है, मतलब आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं। जैसे चोरी नहीं करनी, चोरी इन द सेंस कि आपको किसी के डेटा को चोरी नहीं करना है ना, और ऑनेस्ट रहना है, हार्ड वर्क करना है आपको रिसर्च करने में, किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करनी, कहने का मतलब ये है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, है ना, आप ऑनेस्ट रहें, इंटीग्रिटी आपके अंदर मेंटेन है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, जैसे किसी आप ह्यूमन पे रिसर्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं उसको जान से ही मार दो, है ना। किसी किडनी पे, किसी लीवर पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो, किसी इंसान पे रिसर्च कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि उसको ऐसे इस तरीके से रिसर्च करो कि उसकी जान के लाले पड़ जाए। नेक्स्ट है केयर ऑफ एनिमल सब्जेक्ट, किसी एनिमल पर रिसर्च की जा रही, बंदर पे, चूहे पे, कॉकरोच पे, तो उसको इस तरीके से करिए, अगर उसको मारने की जरूरत भी पड़े तो इस तरीके से करना है कि उसको दर्द ना हो। पहली बात तो मारना नहीं है, और बहुत ज्यादा ऐसा हो कि मतलब नामुमकिन है, उसके बिना स्टडी नहीं हो सकती, तो इस तरीके से करना है कि उसको दर्द ना हो। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, इस तरीके से पब्लिकेशन करना है कि चोरी चकारी नहीं करनी, कि पैसे देके रिसर्च की पब्लिश करवा लिया या किसी से बातचीत करके, है ना, सोर्स सिफारिश से करवा लिया, ये काम नहीं करने, ऑनेस्ट के तरीके से करना है। कॉन्फिडेंशियल रखना है अपने डेटा को, मतलब जहां से आपने डेटा इकट्ठा किया है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। डेटा तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना डेटा है, कहाँ से डेटा लिया, लेकिन प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, कॉन्फिडेंशियल रखना है उसकी प्राइवेसी को। नेक्स्ट है रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट, है ना। देखो कई बार क्या होता है, कंटेंट जो होता है हमारा कॉपीराइट होता है ना, या फिर पेटेंटेड होता है, तो उस केस में उसकी रिस्पेक्ट करनी है हमें, किसी कंटेंट को चोरी नहीं करना, और कर रहे हो तो उसको उसको आप एज एन बता सकते हो, उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट दे सकते हो, उसका नाम बता करके, लिख करके, है ना। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, आप निष्पक्ष रहें अपनी रिसर्च में, ऐसा नहीं कि एक तरीके से आप बाइस्ड हो जाए और कुछ और ही कंक्लूजन निकल जाए। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। आईसीटी टेक्निक का यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस में, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एसपीएसएस है आपका, इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इसके अलावा आर स्टूडियो हो गया, जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस करते हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं।
ये है आपका क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस। आर स्टूडियो हो गया, मिनी टैब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया एंड अदर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर डेटा हो गया। तो सिर्फ इतने नहीं और भी हैं, मतलब ये थोड़ा फेमस है। क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस करना है आईसीटी के कौन से टूल का यूज किया जाएगा, तो ये आपका हो गया एन वीवो, वीओएस, वीवर एक्सेट्रा, और भी सॉफ्टवेयर है, बट ये जो है ज्यादातर यूज किए जाते हैं आपकी क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। प्लेजरिज्म के ऊपर जो लेवल है, इसके ऊपर भी लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चन बने थे, तो ये मैंने सोचा डाल देता हूँ, आपके एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, बेसिकली इसमें 4 लेवल होते हैं। प्लेजरिज्म का मतलब होता है चोरी करना किस चीज की। आप जब रिसर्च करते हो तो उस रिसर्च में आप कुछ चीजें चोरी कर लेते हो किसी दूसरे के रिसर्च पेपर से या किसी दूसरे के थीसिस से, तो वो चोरी ना हो, आपको ओरिजिनल कंटेंट हो, इसके लिए यहाँ पर 4 लेवल रखे हैं यूजीसी ने। तो प्लेजरिज्म बाय पीएचडी स्टूडेंट हो गया, थीसिस के लिए। प्लेजरिज्म बाय फैकल्टी हो गया, मतलब पढ़ा रहे हैं और फिर वो चोरी कर रहे हैं, वो अपने काम में चोरी कर रहे हैं, मतलब वो भी कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, तो वो भी उनके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। तो पहला जो है अप टू 10% नो पेनल्टी, ये लेवल 1, इसको कई बार 0 लेवल कहा जाता है। ये 0 लेवल है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। इस तरीके से लेवल बने हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो 4 लेवल है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, लेकिन जिस तरीके से मेंशन किया है यूजीसी ने, तो हमें 0 से काउंट करना होगा। पहला 0 लेवल का होता है जिसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती, नो पेनल्टी, 10% तक आप इजीली कॉपी कर सकते हो किसी का भी काम। उसके बाद होता है फर्स्ट लेवल, जहां पर 10 से 40% तक होता है। इसमें आपको रिवाइज करना होता है अपनी स्क्रिप्ट को 6 मंथ के अंदर अंदर, देन उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हो। ये है पीएचडी स्टूडेंट के लिए, और अगर आप फैकल्टी हैं तो ऐसे में विड्रॉ करना पड़ेगा मैन्यूस्क्रिप्ट, आप उस पर काम नहीं कर सकते। देन आता है सेकंड लेवल 40 to 60% वाला। इसमें क्या है, कान सबमिट रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर, अगले 1 साल तक आप सबमिट नहीं कर सकते, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, इस पर दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी। और अगर कोई फैकल्टी है तो आप सुपरवाइज नहीं कर सकते 2 साल तक, आपकी पावर छीन ली जाएगी 2 साल तक। 60% से ज्यादा, जो कि थर्ड लेवल होता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा गाइज, अगर 60% से ज्यादा फैकल्टी हो तो उस केस में 3 साल तक के लिए आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, आपकी पावर्स छीन ली जाएंगी। तो ये एक तरीके से मैंने आपको चार्ट बना दिया है, चार्ट में आप समझ सकते हैं 0 लेवल, 1, 2, 3, इस तरीके के लेवल होते हैं, प्लेजरिज्म के लेवल होते हैं। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की पर्पज से। सो ये जो टॉपिक है, इसमें समझ लेते हैं किस तरह के बैरियर होते हैं। मतलब सिमेंटिक बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में किस तरह के बैरियर आते हैं, जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आपने एक मैसेज को ही गलत तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही सिंबल की बार डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होती है ना, तो आपने सिंबल भेजा था किसी दूसरी मीनिंग के लिए, उसको कोई दूसरी मीनिंग में ही समझ लिया गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन गलत तरीके से हो गया, कोई एरर हो गया। आपने देखा होगा कई बार गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन में भी गलती हो जाती है ना। आप अगर लैपटॉप का माउस है, MOUS, तो लैपटॉप का जो माउस है अगर उसको हम गूगल पे आप कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे चूहा ही लिख के आएगा, है ना, चूहा। तो हम क्या लैपटॉप के माउस को चूहा थोड़ी ना बोलेंगे, या कंप्यूटर के माउस को चूहा थोड़ी ना बोला जाएगा। तो इस तरह से फॉल्टी ट्रांसलेशन कई बार हो जाता है। ये सिमेंटिक बैरियर की एग्जांपल बता दूंगा इसमें। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस हो जाती हैं, आप पहले से अज्यूम कर लेते हो कि इस तरह की चीजें होने वाली हैं। टेक्निकल जार्गन होते हैं, जैसे मेडिकल टर्म्स में देखेंगे आप, या इंजीनियरिंग में भी टेक्निकल जार्गन होते हैं, मतलब कि ऐसी मीनिंग, कोई ऐसा वर्ड होता है जिसकी मीनिंग कोई एक आम इंसान समझ नहीं सकता, वो वही समझ सकता है जो उस फील्ड से हो। अगर आप MBBS हो तो वो वर्ड मतलब वही समझ पाएगा जो दूसरा MBBS हो, क्योंकि उन्होंने उसी फील्ड में यूज किया हुआ है। तो टेक्निकल जार्गन होते हैं, वो भी सिमेंटिक बैरियर में आते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग हो गया, ये जो चीजें आपके सिमेंटिक बैरियर में आती हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट हो गया, है ना। आपको खुद का ही ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, लैक ऑफ अटेंशन, है ना। और आपका पुअर रिटेंशन है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान है मोमोज खाने पे कि शाम को मोमोज खाने जाना है, तो आपको याद ही नहीं रहेगा मैंने क्या पढ़ाया था, है ना। तो इसलिए आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि भाई जब भी पढ़ाई करो तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर जो है ना आए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इस तरीके की होती है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, नीचे से ऊपर तक बात नहीं पहुंच पाती है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप ऑनर तक बात पहुंचाना चाहते हो तो वहां तक बात ही नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में इतने सारे मीडिएटर बैठे हुए हैं। इस तरह की कोई पॉलिसी है तो दिक्कत हो जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के बना दिए जाते हैं कंपनी में, स्टेटस अलग अलग होता है सभी का, कंपनी का स्टेटस हो गया या फिर इंप्लॉयज का स्टेटस हो गया जिनको कम्युनिकेशन करना है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वही मैं बता रहा था ना कि
इम्प्लॉई, फिर टीम लीडर, फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर ऑनर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप एक एक करके कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते ऊपर तक। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज होगी, तो ये जितने भी प्रॉब्लम है सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाएंगे। पर्सनल बैरियर में क्या क्या आएगा, जैसे फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, आपको खुद को ही दिक्कत है कि मैं, मुझे अगर अथॉरिटी मिल गई तो मैं किस तरीके से इसको संभालूंगा, कैसे कम्युनिकेट करूंगा। अब आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए जाओ, ठीक है, तो जब आप स्टूडेंट थे, अचानक से आप अगले दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आप कई बार आपके अंदर फियर आ जाएगा कि अरे मैं कैसे हैंडल करूंगा क्लास को, सामने 50-60 बच्चे बैठे होंगे, कैसे हैंडल करूंगा, दिक्कत हो जाएगी, कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये क्या अथॉरिटी जैसे आपको मिली, आपको ये थोड़े आपके अंदर थोड़ा सा फियर आ गया, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको डर लग रहा था, वहां पर आपके अंदर फियर आ गया था। इस तरह की कोई बैरियर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट हो गया, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स हो गए। तो ये जो चीज़ें आपके पर्सनल बैरियर्स पे आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए आपको मैं 2-3 लेक्चर देखने पड़ेंगे मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, क्लासेस फ्री हैं, आप इसको देखिए। क्योंकि अब देखो मैथमेटिकल रीजनिंग को मैं इस क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आप देखेंगे एवरेज भी है, परसेंटेज भी है, और भी 10 टॉपिक है, तो उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए आप सिंपली इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो करिए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं ऐसी हवा में नहीं उड़ाना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन 2 क्लासेस को देख लीजिए। देखो देखो 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें बहुत लंबी क्लासें नहीं है, अगर आप देखोगे और थोड़ा सा स्पीड में देखना, 1.5x की स्पीड में, 2x की स्पीड में, तो क्लासेस जल्दी खत्म हो जाएंगी। ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का ही पार्ट है, जिस टॉपिक की मैं, जिस सीरीज की मैं बात कर रहा था। तो ये सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। क्लास नंबर 14-15 देखिए, कंप्लीटली फ्री में क्लास अवेलेबल है। तो यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कवर किया हो तो भी क्लासेस देख लो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यहाँ से 99% चांस होते हैं हर बार क्वेश्चन बनने के, चाहे एग्जाम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमेशा से इस टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं। और आपका एक टॉपिक है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, तो इसके लिए क्लास नंबर 16 देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। और पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए इस टॉपिक के ऊपर आप हमारा एपिसोड नंबर 6 देख सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सीरीज। इन सभी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इन सभी क्लासेस को जरूर देखिए अगर आपका टॉपिक वीक है ये वाले। अगर हम बात करें इंडियन लॉजिक की, तो उसमें प्रमाणाज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज जो है, बुद्धि, वो कैसे आ सकती है, प्रेजेंटेशन यानी कि अनुभव करने से, या फिर मेमोरी यानी कि आपकी दिमाग की स्मृति से, आपकी याददाश्त से। तो जो अनुभव होता है वो या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, और अगर वैलिड है तो इसमें 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माने जाते हैं। नए फिलोसफी में 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, इनको चारों को अच्छे से याद कर लो। परसेप्शन हो गया, इन्फरेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, टेस्टिमोनी हो गया, ये आपके प्रमाणाज हैं। वैसे तो प्रमाणाज 6 होते हैं, लेकिन नए फिलोसफी में वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो है वो 4 ही माने गए ये वाले। इसके अलावा अगर हम बात करें इनवैलिड अप्रमाणा की, तो ये डाउट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, एरर हो गया, यानी कि समस्या, तर्क एंड विपर्याय। तो ये आपका हो गया इनवैलिड। अब हम बात करें मेमोरी की, तो आपकी जो स्मृति, इसमें या तो करेक्ट हो गया तो फॉल्स होगा, 2 चीजें होंगी। तो करेक्ट करेक्ट हुआ तो यथार्थ होगा, और फॉल्स हो गया तो अयथार्थ हो जाएगा। तो ये जो है मैंने थोड़ा सा बहुत ही मतलब शॉर्ट में बता दिया है, और आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप इंडियन लॉजिक वाली मेरी क्लास देख लो, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ इंडियन लॉजिक को। वो क्लास कहाँ मिलेगी, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना इंडियन लॉजिक, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो मेरी क्लास आ जाएगी। आप इस क्लास को देखिए, यहाँ से आपका इंडियन लॉजिक अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने काफी शॉर्ट में बता दिया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ इंटरनेट ब्राउजर की, तो काफी सारे हैं, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, यूसी ब्राउजर, डक डक गो हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव, विवालिडी। तो सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कई बार इंटरनेट ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया एप्स की, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि सोशल मीडिया बताओ कौन सा है, इसमें कौन सा ब्राउजर है। तो टिकटॉक आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, ट्विच, लिंक्डइन, मंकी। इसके अलावा अब तो बम्बल भी है, टिंडर भी है, अब तो बहुत सारे हो गए, और भी सिर्फ इतने नहीं, बहुत सारे हैं। ये मोस्ट पॉपुलर बता रहा हूँ, जिनके डाउनलोड्स बहुत ज्यादा है प्ले स्टोर पे। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, किस किस का नाम याद रखें, बट कुछ पॉपुलर याद कर लीजिए आप लोग। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, कितने तरह के नेटवर्क होते हैं, तो ये हो गया पैन, लैन, कैन, डब्ल्यू लैन, मैन, वैन, सैन, सेंस हो गया, पोलैन, ईपेन एंड वीपीएन। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो।
पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। देन इसके बाद कैन हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो गाइस इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो कि आपको याद रखने की फुल फॉर्म। वैसे तो लैन मैन, एक तो लैन, इसके बाद मैन और वैन, तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब बिल्कुल ही लोकल लेवल पे आप यूज करें, जैसे आपके घर का वाईफाई है तो उसमें आप आपके कुछ लोग ही कनेक्ट करेंगे, मतलब दुनिया से कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, आपके दो चार लोग घर के जो लोग हैं आपके मोबाइल में, आपके मम्मी पापा के मोबाइल में, आपके आसी पड़ोसी, बस यही कर सकते हैं। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल ही लोकल लेवल पे यूज किया जा रहा है। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो आपके मेट्रो सिटी में है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में, तो दिल्ली में कॉलेज भी हो गया, हॉस्पिटल भी हो गए, है ना, यूनिवर्सिटीज भी हो गई, तो इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक मेट्रो सिटी में जो है उस एरिया, उस नेटवर्क को यूज किया जा रहा है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा होता है लैन, फिर होता है मैन, फिर होता है सबसे बड़ा होता है वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा है इंटरनेट। तो इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, अब मैं सबको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इंट्रानेट क्या होता है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, समझ लेते हैं एक बार इसको। इसमें गाइस बेसिकली इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड वर्क टुगेदर। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरे वर्ल्ड में फैला नहीं होता, केवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। इंट्रानेट आर वेब कनेक्टेड साइट्स दैट आर सिमिलर टू स्मॉलर वर्जन ऑफ द इंटरनेट बट आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज बाय एम्प्लॉयज एंड अदर ऑथोराइज्ड स्टेकहोल्डर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के लोग यूज नहीं कर सकते, बस अंदर अंदर जो है यूज किया जा सकता है। जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो भी आपका इंट्रानेट के ऊपर ही होता है, जिसमें आप PC1 PC2 PC3 आपस में सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है सर्वर से। सर्वर क्वेश्चन पेपर दे देगा, आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लगाया हुआ है फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब है कि आप ना तो इंटरनेट से कुछ सर्च कर सकते हो, ना ही इंटरनेट से आपको कुछ मिल पाएगा, आपको सिर्फ सर्वर से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं से आप चीजें मिलेंगी, यहीं से आपको वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो इंटरनेट से जो है इस तरीके से चीजें रहती हैं। इंटरनेट से ये तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये तो कर पाएंगे इंटरनेट को एक्सेस, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर फायरवॉल लगा दिया है और विद इन ऑर्गेनाइजेशन उस नेटवर्क को जो है यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो आईपी एड्रेस के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। आईपी एड्रेस काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो IP4 होता है, IP6, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। सबसे पहले IP4 बना था, अभी लेटेस्ट IP6 चल रहा है। देयर आर टू मेन वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, IP4 एंड IP6। इवन दो द IP4 was the leading IP version for years, IP6 becoming more and more commonly used। अब जो है IP6 यूज होना स्टार्ट हो चुका है। अब IP4 का यूज कम क्यों हो गया, IP6 ज्यादा क्यों यूज होने लगा, उसकी बात भी करेंगे हम। पहले समझ लेते हैं IP4 कब बना। IP4 बना था 1981 में एंड हैज बीन लीडिंग फॉर्मेट एवर सिंस। तब से ही बहुत ही पॉपुलरली यूज किया जा रहा है। याद रखिए जो आईपी एड्रेस होता है कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। यहाँ पर डॉट डॉट करके 4 नंबर मेंशन किए जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरीके से होते हैं। हर एक नंबर 8-8 बिट्स का होता है। हर एक नंबर जो है वो 8-8 बिट्स का होता है। इसका मतलब है 8 चौके 32 बिट्स हो गए, और जो 32 बिट्स होते हैं वो 4 बाइट का होता है, क्योंकि हर 8 बिट्स 1 बाइट का होता है। तो एक बाइट मिलाओगे तो 4 बाइट हो गए। इसका मतलब है जो आईपी एड्रेस है वो 4 बाइट का होता है, या इसको आप 32 बिट्स भी कह सकते हो। सबसे पहले ये याद कर लीजिए। इसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि जो यहाँ पे नंबर से गिवन है ये कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। तो ये जो है मिनिमम 0 हो सकता है, जैसे 17 लिखा है इसको मैं 0 लिख सकता हूँ मैं, मिनिमम 0 हो सकता है, और मैक्सिमम 255 हो सकता है। जैसे 172 लिखा है ना ये, तो 172, 173, 175, 224, 255 तक जा सकता है, उसके बियॉन्ड ये नंबर नहीं जा सकता। ठीक है, सेपरेटेड बाय डॉट, बीच में डॉट लगे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका IP4 एड्रेस दिखता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें IP6 की, तो ये इसलिए बना क्योंकि अब इंटरनेट का बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा है। जिसके पास देखो मोबाइल फोन है, जिसके पास देखो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो अब क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बढ़ चुके हैं, इंटरनेट यूजर बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में IP4 के जो मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि IP4 जो आईपी एड्रेस होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है। अब ये जो एड्रेस है वो किसी एक पर्सन का होगा, यही सेम जो आईपी एड्रेस है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो इसकी भी कोई लिमिट, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इसकी एक लिमिट निकल के आएगी कि इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब में जो है लोग हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिवाइस को एज ए यूनिक विजिटर। तो इसलिए अब क्योंकि इतने सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए IP4 जो है इनफ नहीं था, इसलिए IP6 बनाया गया ताकि हम
हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में क्रिएट कर सकें और यूज कर सकें। किस चीज का यूज कर सकें गाइस? एक यूनिक एड्रेस को प्रोवाइड करने में, ठीक है, फॉर आईपी एड्रेस। तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका IPv6 एड्रेस। स्टार्टिंग में रूटिंग प्रीफिक्स होते हैं जो इस तरीके से आपको विजिबल होते हैं। बीच में यहाँ पर होता है, चौथे नंबर पोजीशन पे होता है सबनेट आईडी होती है, फिर इंटरफेस आईडी होती है लास्ट के 4। तो कुछ इस तरीके से IPv6 दिखता है जो कि हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में होता है, मतलब इसमें आपके अल्फाबेट भी है, ABCD भी और नंबर भी है, 1 2 3 4 भी है। अगर हम बात करें MDG की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो इसके अंदर 8 गोल्स आते हैं। वर्ल्ड लीडर्स ने बनाया था इसको मिलकर 2000 में। टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल, द गोल्स वर टू इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय 2015। सन 2000 में बनाया गया, 2015 तक इसको अचीव करना था, ठीक है। मेजरेबल टारगेट्स रखे गए थे। द MDG वर बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन एंड वर साइंड बाय द लीडर्स ऑफ 189 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट में इसको किया गया था। गोल्स आर वर ग्लोबली फोकस्ड, और पूरे दुनिया में ही जो है एक तरीके से इसको अचीव करने की बात कही गई थी। तो इसके अंदर टोटल 8 गोल्स आते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। पहला आता है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, हमें गरीबी को खत्म करना है, भुखमरी को। सेकंड होता है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। फोर्थ है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स्थ है कॉम्बेट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज। सेवंथ है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एट्थ है आपका डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, तो पार्टनरशिप करना। तो इस तरीके से 8 गोल्स जो कि MDG में मेंशन है। अगर हम बात करें SDG की, तो इसके अंदर टोटल आपके 17 गोल्स हैं, 17 वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल गोल्स हैं। 2015 में इसको बनाया गया, तो 2030 तक इसको अचीव करना है। इसकी फुल फॉर्म है SDG की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और क्रिएट विद द, इसको बनाया गया था इस एम के साथ कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी हमें लानी है लोगों के बीच में, प्लानिट में, वाइल टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड वर्किंग टू प्रिजर्व ओशन एंड फॉरेस्ट। तो इस एम को लेकर के जो है इन गोल्स को बनाया गया था। ये गोल्स आपके स्क्रीन में मेंशन है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिफरेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 है क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑफ लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो इस तरह के टोटल 17 गोल्स हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने टारगेट है। हम मुझे बताइए कितने टारगेट है SDG के अंदर। आप लोग फटाफट कमेंट कर दो, आपको पता है। गोल्स तो देखो 17 होते हैं, आप मुझे टारगेट कमेंट करके बताइए। हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट किया गया था क्योटो, जो कि जापान में है। 1997 की बात है, जो कि अब इफेक्टिव हुआ 2005 में, लागू हुआ था 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 7 ग्रीन हाउस गैसेज आती है। ग्रीन हाउस गैसेज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया था। याद रखिए ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है ये। तो इसके अंदर जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFCs, परफ्लोरोकार्बन है PFCs, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है NF3। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कि कौन कौन सी गैसेज जो है क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन। आगे बढ़ते हैं, पेरिस एग्रीमेंट जो है कब बना था और कैसे बनाया था, किस चीज से रिलेटेड है ये। सो पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर है ये। इट वाज अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज एट COP21। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ऑन दिसंबर 2015। 2015 में इसको बनाया गया था और लागू कब हुआ? 4 नवंबर 2016 में इसको लागू किया गया, ठीक है। इसका गोल था टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, इसका ये गोल था 1.5 डिग्री सेल्सियस से, पेरिस एग्रीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आपका रियो समिट। तो ये रियो समिट क्या है? इसके बहुत सारे नाम है। इज एसोसिएटेड विद द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद रखिए रियो समिट जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ऑल्सो नोन एज द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट भी कहते हैं इसको। वाज अ मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम 3 से 14 जून 1992। या ये वाला ईयर याद रखिए। कन्वेंशन हैज 3 मेन गोल्स। याद रखिए 3 मेन गोल हैं इसके। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसके 3 गोल्स हैं। याद रखिए रियो समिट जो था, जिसको हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना और किसने बनाया? तो ये 2015 में बना था, आप सभी को पता है, ठीक है। ये
ज्वाइंट इनिशिएटिव है फ्रांस और इंडिया का, ये भी आपको याद रखना है। ISA फाउंडिंग समिट विच वाज हेल्ड ऑन 11th March 2018 in India was chaired by the President of French Republic Emmanuel Macron and Indian Prime Minister Narendra Modi. The goal of the ISA is affordable, reliable and clean energy. इसका ये गोल था कि मैं क्लीन एनर्जी बना रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है सौर ऊर्जा का यूज करेगा, सोलर एनर्जी का यूज करते हुए। द ISA इज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी बेस्ड इन इंडिया। तो इंडिया में बेस्ड जो है पहला इस तरीके का कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है, अब देखो गाइज, इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके कमेटी एंड कमीशन के ऊपर भी बन जाते हैं कि कौन सी कमेटी कब बनी और कौन सी कमेटी की क्या रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। राधा कृष्णन कमीशन जो था 1948 में बना था। दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, ये भी याद रखिए आप लोग, और इसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था अभी जब ऑफलाइन एग्जाम हुए थे आपके। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैंने पहले भी करवाया हुआ है, मैं क्योंकि अब रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ। तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूजीसी नेट में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस। ये बनाया गया था आपके यूनिवर्सिटी की स्टडी करने के लिए कि किस तरीके की हायर एजुकेशन होनी चाहिए। इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो यूजीसी को बनाना इस कमीशन का एक वो था कि आप यूजीसी बनाइए, क्रिएट करिए, इनका एक रिकमेंडेशन था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बना था 1964 में। Popularly known as Kothari Commission was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspects of the educational sector in India. ये ऑल सेक्टर्स के लिए बना था कि स्कूल को भी देखो और यूनिवर्सिटी को भी देखो कि भाई किसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये यूजीसी के चेयरमैन थे उस टाइम पर दौलत सिंह कोठारी, उन्हीं को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सक्लूड किया गया था, देखो इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि इस कमेटी के लिए मेडिकल और लीगल स्टडीज को एक्सक्लूड कर दिया गया था। बाकी सभी को इंक्लूड किया गया था कि आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताइए कि क्या हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल स्टडीज। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी बनी थी 1929 के आसपास। दिस वाज द कंसर्न विद द एजुकेशन इट्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ प्रोग्रेस। एक इसके अलावा गाइस एक हंटर कमीशन बना था जो कि आजादी से पहले बना था, मैं उसके बारे में बताऊंगा आज की इस वीडियो में क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। मुदलियार कमीशन बना था 1952 के आसपास, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है ये, तो ये इसको मुदलियार कमीशन भी कहते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन एज मुदलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर रिजोल्यूशन टू ब्रिंग चेंजेस इन द present education system and make it better for the nation. Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar was the वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद बना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनाई गई थी। ये बनाई थी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने। दिस पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जिसमें विमेन को, ST SC कम्युनिटीज को भी बोला गया कि भाई इनको भी इक्वल राइट्स है, अधिकार है, इक्वल अधिकार है। क्योंकि पहले आप देखेंगे विमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था, SC STs को भी नहीं पढ़ाया जाता था, इनफैक्ट इनको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाता था। तो इसमें बोला गया कि भाई इनका भी राइट है, इनको भी पढ़ने दीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमीशन रहा उस वक्त के दौरान। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस एन ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, याद रखिए इसी एजुकेशन कमीशन ने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को बनाया था ताकि एक्सपेंड कर सकें, सभी लोग जो है एडमिशन ले सकें, एक्सेस कर सकें एजुकेशन को। तब उस टाइम पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1985 के आसपास। NEP कॉल्ड फॉर अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इस कमीशन में ये भी बोला गया था, इस पॉलिसी में, सॉरी। ठीक है, ताकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी पॉलिसी के अंदर लाया गया था, जिसका काम था कि इंप्रूव करना प्राइमरी स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल्स को इंप्रूव करना वर्ल्ड वाइड, ताकि सॉरी पूरे हमारे नेशन वाइड, ताकि अच्छे से बच्चे स्टडी कर सकें। इसके बाद नॉलेज कमीशन बना। देखो बहुत सारे कमीशन बने यार, आप ना एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे ये वुड कमीशन 1854 बना, हंटर कमीशन 1882 में बना था आजादी से पहले, रैली कमीशन हो गया, सरदार कमीशन। तो बहुत सारे कमीशन है, जबकि इंपॉर्टेंट 4-5 कमीशन ही जिसको मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वही इंपॉर्टेंट कमीशन है। नहीं तो बहुत सारे कमीशन बने हुए हैं, आप इनको चाहो तो एक बार गो थ्रू कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है गाइज, देखो अब इस मिनिमम टाइम में इतना ही हो सकता था, क्योंकि आप देखिए मिनिमम टाइम में जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करोगे तो चीजें फिर दिमाग से निकलती जाती हैं, आप भूल जाओगे। तो मिनिमम टाइम में अब इतना ही हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जून की प्रिपरेशन करनी, जून 2025 की, तो उस प्रिपरेशन में डिले मत करना, उसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करना, ताकि आपका सिलेबस
काफ़ी स्मूथली कवर हो जाए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो जून 2025 के लिए हम लोग भी आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज लेकर के आए हैं, और अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। अभी इस न्यू ईयर ऑफर पे आपको फ्लैट एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। कूपन कोड है NEW20, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स, पेपर वन के अलावा कॉमर्स भी है, मैनेजमेंट भी है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी है। तो कंप्लीट 10 यूनिट्स के लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, इसके अलावा आपको MCQs प्रैक्टिस क्लासेस, रीजनिंग एंड मैथ्स पे स्पेशल फोकस किया हुआ है हमने। तो इन सभी कंटेंट को आप अवेल कर सकते हो, और मिनिमम टाइम में जो अपनी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो क्या करना है, कैसे अवेल करना है, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, जैसे कि मैंने बता दिया है आपको। कूपन कोड NEW20 है। अच्छा, ये जो ऑफर है न्यू ईयर, ये आज लास्ट डे इसका, सेकेंड जनवरी आज लास्ट डे इस ऑफर को, तो आप इस ऑफर को आज भी अवेल कर सकते हो। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर आप सभी के लिए एलिजिबल है, आप सभी लोग इसमें इनरोल करने के लिए। गाइस, गूगल प्ले स्टोर से आप सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूज़र है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी ऐप पर आपको ये जो कंप्लीट मैंने पढ़ाया है, इसकी PDF भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसी ऐप में। और ये PDF कहाँ मिलेगी मैं बता दूं, ये PDF मिलेगी इस ऐप के जो होम पेज है ना, जो इस ऐप का होम पेज है, वहां पर आप देखिए फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन दिखेगा। क्या मैंने बोला, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन दिखेगा, उसी सेक्शन पे क्लिक करके आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, और इस PDF को आप रिवीजन पर्पज से बाद में भी इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के, उनके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड गाइस, सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।